Yes, see, in last class we did Henry's law and its applications. तो हेनरी लॉ हमने पढ़ा। हेनरी लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी ऑन द केस ऑफ गैस। एंड हेनरी लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ गैस इन लिक्विड। अब फिर हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी। एप्लीकेशन हमने पढ़ा जो हमारी कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स हैं या सोडा बॉटल्स हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है। स्कूबा डाइवर्स का जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वहाँ पे बेंड्स की प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक किया। और जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो जाती है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की, जिसमें पर्सन इज़ नॉट एबल टू थिंक। इस कंडीशन को हमने एनॉक्सिया नाम दिया। अब हम आज आगे चलते हैं और आगे हमारा जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक का नाम रहेगा राउल्ट्स लॉ। तो उससे आगे जाने से पहले एक बार हम फटाफट कुछ फॉर्मूले और कुछ नई चीज़ें लिखी हैं देख लेते हैं। P इज इक्वल टू के एच एक्स, तो ये हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है। के एच आपका हेनरीज कांस्टेंट है एंड एक्स इज योर मोल फ्रैक्शन। तो जो आपको मैंने न्यूमेरिकल दिया था उसमें ये यूज़ होता है। आज भी एक न्यूमेरिकल हम करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जब हम चैप्टर में आगे जाएंगे तो हमें कुछ वर्ड मिलेंगे। जैसे हमें वर्ड मिलेगा वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल होता है जिसमें वेपर बनता हो, वो सोल्यूट जिसका वेपर बन जाए। जैसे पानी में अल्कोहल डाल दो तो अल्कोहल का भी वेपर बनता है, वाटर का भी बनता है। तो सॉल्वेंट का तो हमेशा ही बनेगा वेपर, तो इसे हम बोलते हैं वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? जैसे NaCl डाल दो पानी में, शुगर डाल दो पानी में, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ना इनके वेपर नहीं बनते। तो वो चीज़ें जिनका वेपर ना बने, नो वेपर फॉर्मेशन, नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। जिनका बन जाए उसे हम वॉलेटाइल नाम दे देते हैं। अब हम चलते हैं आगे। बेटा आप लोग नोट करते रहना साथ साथ। अब जब हम आगे चलते हैं तो ये एक नोट की फॉर्म में आप कॉपी में लिख लीजिए नोट। अब ये नोट का क्या मतलब है? नोट मीन्स समथिंग इम्पॉर्टेंट। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया है। यहाँ पे मैंने बताया कि प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को PS या P टोटल भी कहते हैं। जो हमारा प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है ना इसको PS या P टोटल बोलते हैं। और ये प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अगर हमारा सॉल्यूट वॉलेटाइल है तो हमें इसका भी प्रेशर मिलेगा, तो हमारा टोटल प्रेशर PA प्लस PB के बराबर हो जाएगा। बुक में इसे P1 P2 भी लिखते हैं। जैसे ये 1 है ना, इसको 1 भी लिख सकते हैं, P1 और P2। इसी तरह से अगर हमारा सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो जाए तो नॉन वॉलेटाइल होने का मतलब है कि प्रेशर जीरो हो जाएगा सॉल्यूट का, क्योंकि उसका वेपर ही नहीं बनेगा। अभी आपको बताया नॉन वॉलेटाइल होता है जिसमें वेपर नहीं बनता, तो PB की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। तो ये पूरी टर्म में PB ज़ीरो हो गया, तो हमारा टोटल प्रेशर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, क्योंकि जब हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे ना तो ये वहाँ पे हमारा काफ़ी यूज़ होने वाला है। टेक केयर ऑफ दिस कि सॉल्यूट अगर नॉन वॉलेटाइल है तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ज़ीरो हो जाएगा। तो जो हमारा टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। P टोटल इज इक्वल टू P1। PA बोलो P1 बोलो एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि P1 इज ऑल्सो इक्वल टू PA, मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। P2 मीन्स PB एंड P टोटल इज योर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो आप इसको ध्यान में रखना, अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल्स मिलेंगे, तो बस आपने ध्यान रखना है A बोलो या 1 बोलो ये सॉल्वेंट है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कीप इन माइंड, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के करें, कीप इन माइंड। तो आई होप ये आपका नोट हो गया होगा। साथ के साथ आगे चलते हैं। अब आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, जो इस तरह के क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए थे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मैं हिंट देता हूँ और इसको हम सॉल्व करके आगे चलते हैं किस तरह से होगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है। पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है H2S is a H2S is a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for qualitative analysis if the solubility of H2S in water is at STP is 0.195 molality small m. Calculate Henry's constant। तो देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चे कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपको? मोलैलिटी दे दी 0.195 मोलल। मोलल का मतलब होता है मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर मतलब
आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए सॉल्यूट के 0.195 और नॉट लीटर यानी पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, और हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये है हमें 1 केजी और 1000 ग्राम। तो देखो यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमें फॉर्मूला पता है कि P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अब हम इसको और ओपन कर लेते हैं। P इज इक्वल टू के एच, एक्स को ओपन कर लो, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं, ये देखो 0.195 दिए हुए हैं, और ये यहाँ से आप निकाल सकते हो सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का कैसे निकालोगे? एन ए इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। वेट आपको ये 1 केजी दिया हुआ है, तो 1 केजी मतलब 1000, और वाटर का मास होता है 18, ये आ जाएगा 55.5। यहाँ पुट कर देना और इसको नेग्लेक्ट कर देना, छोटी वैल्यू है, या ऐड कर लेना, जैसे भी आप कर पाओगे, वैल्यू है। अब आपसे को हेनरीज कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अब ये प्रेशर, तो आप याद रखना एट एस टी पी प्रेशर होता है 10 रेज़ पावर 5 बार्स, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 पावर 5 बार एट एस टी पी। या आप 1 एटमॉस्फेयर ले लो, या तो उसको 1 ले लो, अगर एटमॉस्फेयर में निकालोगे तो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, बार में चेंज करना है तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 5 बार। ये लिखा है ना एस टी पी, तो यहाँ पे आपको प्रेशर एस टी पी वाला लेना है, 10 रेज़ पावर 5 बार ले लीजिए या 1 एटमॉस्फेयर ले लीजिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो इक्वल टू 10 पावर 5 बार, और अप्रॉक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। चलो आप इसे कॉपी कर लो, और कॉपी में करोगे तब जाके ये समझ में आएगा। ओके बेटा, तो अब आप ये समझ गए इसको कैसे करना है। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज राउल्ट्स लॉ। अब आप समझिए यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय राउल्ट्स लॉ। अब देखो, जो हमारा हेनरीज लॉ है ये बात करता है गैस इन लिक्विड की। राउल्ट्स लॉ बाकियों की बात करता है, लिक्विड इन लिक्विड पे भी राउल्ट्स लॉ लग जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड पे भी राउल्ट्स लॉ लग जाएगा। अब आप समझो क्या कहता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है partial pressure of one component is proportional to the mole fraction of that component. Partial pressure of other component is proportional to the mole fraction of other component. तो अगर हम इसे हेनरीज लॉ से कंपेयर करें तो कोई फर्क नहीं है। हेनरी लॉ भी तो यही कहता था P प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, बट वो सिर्फ गैस की बात करता था। ये दोनों की बात करता है, सॉल्वेंट की भी और सोल्यूट की भी, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट is proportional to mole fraction of that, other component is also proportional to that। तो राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन क्या आती है, ये मैंने लिखा हुआ है, राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स, है ना। वॉलेटाइल मतलब जहाँ पे नॉन वॉलेटाइल है वहाँ तो प्रेशर जीरो हो जाएगा ना। तो डेफिनेशन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो दिस इज योर मेन डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच component in the solution is directly proportional to its mole fraction। directly proportional to mole fraction, तो यही है। कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है P1 एंड P2, तो कह रहा है P1 का प्रोपोर्शनल टू X होगा, P2 का भी प्रोपोर्शनल टू X2 ही होगा। तो ये सारा किस में आ जाता है हमारा? राउल्ट्स लॉ में। अब हेनरी लॉ में क्या था, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, जरा समझना ध्यान से। हेनरी लॉ में हमने पढ़ा प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और जब हमने इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो हमने एक कांस्टेंट लिखा के एच। अब यहाँ पे के एच नहीं है, यहाँ पे फर्क है। यहाँ पे भी हम कांस्टेंट लेंगे बट के एच नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे P1 इज इक्वल टू P01। P01 इज कांस्टेंट, इसे कहते हैं प्योर वेपर कांस्टेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू X1। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा P2 वाला, बताओ। इसी तरह से हमारा P2 वाला क्या बन जाएगा बेटे, बताओ क्या बनेगा? P2 P2 not X। इक्वल टू P02 एंड X2। अब अगर मैंने निकालना है टोटल प्रेशर, P टोटल को PS कहते हैं, तो PS इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब इसमें ये राउल्ट्स लॉ लगाओ, तो नाउ टेल मी द मॉडिफिकेशन। अब ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा? P01 X1 प्लस क्या बन जाएगा बेटा? प्लस बोलो, प्लस
P02 x2। तो ये आपने याद रखना है, ये हमारा चेंज हो गया फॉर्मूला। अब मान लो ये वॉलेटाइल की बात कर रहे हैं, अगर ये नॉन वॉलेटाइल होता तो PS इजकल टू P1 आ जाना था, यानी P01 x1 के बराबर आ जाता अगर ये नॉन वॉलेटाइल होता। तो अगर वॉलेटाइल है तो ऐसा आएगा। सो आप इसे नोट कीजिए और फटाफट याद कर लीजिए। राउल्ट्स लॉ कहता है कि प्रेशर, partial vapor pressure of each component in solution is directly proportional to its mole fraction। और ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे P01 and P02 are constant, they are constant, और इन constant को हम कहते हैं pure vapor pressure of solvent and solute respectively। इसे हम क्या नाम देते हैं? This is known by the name of प्योर कांस्टेंट बोलो, और प्योर वेपर प्रेशर, वीपी स्टैंड्स फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में ये यूज होता है। क्वेश्चंस में ना बच्चे को पता नहीं चलता कि ये प्योर वेपर प्रेशर है क्या है। तो आपको जैसे जैसे न्यूमेरिकल करोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और लेनी भी आ जाएंगी, किस तरह से उसको न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना है। is not visible। ओके जी, अब हम चलते हैं आगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल। अब आप देखो इस क्वेश्चन में को आप समझो, इट इज बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ। सी, vapor pressure of chloroform and dichloromethanes at this temperature is 200 mmHg and 415 mmHg। तो mmHg भी ना प्रेशर की यूनिट होती है, पास्कल, mmHg, बार, ये सब। कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब टोटल PS, बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, इसको डाइक्लोरोमीथेन और इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन इज क्लोरोफॉर्म एट दिस, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब देखो हमारे पास राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला हमारे पास? PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, या P1 या P2। तो हम इसको 1 कर देते हैं, हमने पीछे 1 लिखा है तो आप A भी लिख सकते हो और B भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करूं तो PS इज इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 x2। अब आपसे ये पूछा हुआ है इसके फर्स्ट पार्ट में, ये देखो, अगर आप देखो यहाँ पे, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पहला केस। सेकंड है मोल फ्रैक्शन अलग अलग है। तो अब मैं एक आपको ना यहाँ पे +1 का फॉर्मूला भी याद दिला देता हूँ। हमने +1 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था। वहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था मोल फ्रैक्शन का, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन, एक तो ये। और हमने पढ़ा था पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, एंड मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला N1 अपॉन N2, या A लिखोगे तो A आ जाएगा, 2 लिखोगे तो 2 के हिसाब से ये आ जाएगा। तो ये चीज़ें साथ में यूज़ होनी है। इसमें ये वाला फॉर्मूला जो है ना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये कई बार यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना और सॉल्व करना। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझ में आने में भी टाइम लगता है। अब आप देखो इस क्वेश्चन की खासियत, कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन इज दिस 200 mmHg 415 mg रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब जो ये वेपर प्रेशर दिया है ना ये आपका प्योर वेपर प्रेशर है एक तरह से, क्योंकि ये इस कंपोनेंट की बता रहा है ना। तो क्लोरोफॉर्म की ये है और डाइक्लोरोमीथेन की ये है। तो आप ये इस तरह से लेके चलो कि आपको ये जैसे P1 मान लीजिए आपको दे दिया 200 mmHg P01, इसी तरह से P02 आपका हो गया 415 mmHg। तो ये ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म का और इसका, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए और मोल फ्रैक्शन आप निकाल लीजिए अलग अलग। तो मोल फ्रैक्शन में आपको मास वगैरह दिया हुआ है, वो यहाँ पुट करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और जो लास्ट कंपोनेंट है उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को अभी आपको देखने के लिए 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको देखो जरा, पहले समझो, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा इसको करने में, एकदम से ये नहीं होएगा, इट विल टेक टाइम। ओके बेटा,
तो ये वाला जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके जब मैं भेजूंगा तो आप इसे सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ना वर्ड यूज़ किया हुआ है प्योर वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, बस आइडेंटिफाई करना है गिवन क्या है और फॉर्मूला करेक्ट लगाना है, तो यू कैन डू। अब हम जब आगे चलते हैं तो जो हमारा टॉपिक है दैट टॉपिक इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब आप देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है इस तरह से है कि सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या हो, अपना आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। अब ये डेफिनेशन से हमें कुछ समझ तो आया नहीं कि भाई आइडियल का मतलब क्या हुआ, तो हम इसको अब समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की क्या होता है। देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है डेफिनेशन वाइज, तो ये इस तरह से ही है कि भाई वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करे। तो इसकी प्रॉपर्टी से हमें समझ में आएगा क्या होता है। तो देखो द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन इज जीरो एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज आल्सो जीरो। तो समझो इसको, कैसे इसको समझाता हूँ, देखो कैसे। लेट अस से कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सिर्फ हमारे पास सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट का आपस में बॉन्ड होता है। एक और कंटेनर है जिसमें इसमें भी लिक्विड है और इसमें हमारे पास सिर्फ सॉल्यूट सॉल्यूट है। इन दोनों को हमने मिक्स किया, तो इन दोनों को हमने मिक्स किया इस कंटेनर में। तो लेटर से ये 1 लीटर है, लेटर से ये 1 लीटर है। तो जब हम इसको मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पे टोटल वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा। और पहले ये अलग अलग थे तो अब ये मिक्स होके बन जाएंगे ए बी। ठीक है जी, हमारे पास दो दो लिक्विड थे, इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करके ये बन गए ए बी। तो अब क्या होगा, जैसे ये 1 लीटर है ये 1 लीटर है, तो मिक्स करने के बाद ये 2 लीटर ही रहा, तो हम इसे बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। जनरली होता क्या है कि जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं या तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है या थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाता है, उसे हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ ओबे करेंगे उनमें ये प्रॉपर्टी देखी गई है कि अगर ये 1 लीटर है ये 1 लीटर है तो 2 लीटर होना चाहिए मिक्सचर, तो 2 लीटर ही बनेगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है जहां पे हम बोलेंगे अगर हम डेल्टा वी निकालें, डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्स मतलब पहले का वॉल्यूम और मिक्स करने के बाद का वॉल्यूम, तो 2 - 2 तो ये हो गया 0। अब दूसरा है डेल्टा एच मिक्स। डेल्टा एच मिक्स का मतलब है कि बीकर को छू के देखना है गर्म है या ठंडा है। जैसे इसका टेम्परेचर देख लो, इसका टेम्परेचर देख लो, मिक्स करने के बाद टेम्परेचर देख लो, कोई चेंज नहीं है, मतलब एनर्जी चेंज नहीं है, तो ये 0 आएगा। ये होती है इसकी प्रॉपर्टी आइडियल सॉल्यूशन की। फिर से देखो, अब डेल्टा वी मिक्स तो आपको आई गेस क्लियर हो गया। डेल्टा एच मिक्स समझते हैं, तो डेल्टा एच मिक्स इज योर एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज मतलब हीट चेंज। क्या होता है, जैसे ये सॉल्वेंट है, तो लेट अस से सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, लेट अस से F1, और जो ये सॉल्यूट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेट अस से F2, और जो इधर अट्रैक्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे हम कह देते हैं लेट अस से F3। ये F3 है। अब क्या होता है, F1, F2 एंड F3 सेम हो, अगर ये F1 की इंटरेक्शन, F2 की इंटरेक्शन और न्यू इंटरेक्शन सेम होगी, तो सेम होगी तो बॉन्ड तोड़ने और बनने में जो एनर्जी होगी वो सेम ही होगी। तो सेम होगी तो देखकर ना तो ठंडा होगा ना गर्म होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं डेल्टा एच मिक्स 0। तो अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए व्हाट डू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन, तो आप बताइए आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी कंसंट्रेशन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो वो प्रॉपर्टीज से पता चलेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1, डेल्टा वी मिक्स इज 0, मतलब मिक्स करने से पहले और करने के बाद का जो वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम हमारा सेम होता है, तो हम जब इसको मैच करते हैं तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाता है। और डेल्टा एच मिक्स 0 का मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जो सॉल्यूट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी और जो नई इंट्रैक्शन थी
दोनों को मिक्स करके, ये सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम थी तो ना तो बीकर ठंडा होगा ना गर्म होगा। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपने एक सॉलिड और सॉल्यूट को मिक्स किया, बीकर आपका गर्म हो गया, तो बताओ ये कौन सा सोल्यूशन है? तो ये है नॉन आइडियल सोल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन। या कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास रिएक्टेंट्स अपना सॉल्वेंट सॉल्यूट को आपने मिक्स किया, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, डेल्टा वी जीरो था, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स अपना सॉल्वेंट सॉल्यूट को जब हमने मिक्स किया तो जो इसका इनिशियल वॉल्यूम था वही फाइनल वॉल्यूम रहा, तो डेल्टा वी हमारा हो गया जीरो। अब बात आती है कि इसकी एग्जांपल, है ना, मेन तो है कि हमें पेपर में एग्जांपल्स देनी होती है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ विद ब्लैक इंक, जरा समझना। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप इस तरह से 3-4 एग्जांपल्स आप लर्न कर सकते हैं। देखो, बेंजीन लो, बेंजीन लिक्विड को टोलुइन के साथ मिक्स कर दो, तो ये देखा गया है कि ये नियर अराउंड आइडियल सोल्यूशन बनता है, बेंजीन और टोलुइन। इसी तरह से हेक्सेन और हेप्टेन को मिक्स कर दो, इसी तरह से क्लोरोमीथेन अपना और क्लोरो आपका इथेन और क्लोरोमीथेन दोनों को मिक्स कर दो, उस केस में भी आइडियल सोल्यूशन बनेगा। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ इस एग्जांपल से कि अगर आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, ये आइडियल सोल्यूशन बना रहा है। तो आइडियल सोल्यूशन वो लिक्विड बनाते हैं जिनके का कॉम्पोजिशन सेम हो, एक आध कार्बन कम ज्यादा हो जाए बस। तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, टोलुइन में 7 कार्बन होते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन हमने देखा है उन केसेस में बनते हैं जहाँ पे मिक्स करने के बाद जो हमारे फॉर्मूले हैं उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसे बेटोलिन और ये। और एक और एग्जांपल लिख देता हूँ यहीं पे, एग्जांपल 1 होगी, एक एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में जैसे मैंने लिखा मिथेनॉल प्लस इथेनॉल C2H5O, इन दोनों को भी मिक्स कर दो, तो ये भी हमारा नियर अराउंड कैसा जाएगा, अपना आइडियल सोल्यूशन में जाएगा। अब ये भी आइडियल में क्यों जा रहा है तो उसको ध्यान से देखो, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, OH OH फंक्शन ग्रुप है। तो इस तरह से कि जिनका फॉर्मूला नियर टू सेम हो, एक कार्बन चेन कम ज्यादा हो, उन लिक्विड्स को अगर हम मिक्स कर दें तो हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो मेनली आइडियल सोल्यूशन मिलेगा। चलो, तो अब आप बेटा ये याद कर लो सारा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।